ये साइंस में फिजिक्स का रहेगा आज टॉपिक, जिसमें से जितना भी हो सकता है शुरुआत करेंगे यूनिट से ही, मात्रक से। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई हो जाएगा। तो दूरी का इकाई हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका हो जाएगा? दूरी का। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने का इकाई क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रम हो जाएगा। एक हाउस पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट हो जाएगा। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। एक माइक्रोन मीटर बराबर क्या होता है? एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? क्या हो जाता है? 1/1000 मिलीमीटर। 1/1000 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ मिलीमीटर हो जाएगा। एक माइक्रोन में कितना होता है? 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पीयर। वोल्टेज किसका हो जाएगा? पावर का हो जाएगा। ठीक है। और क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? फैराडे हो जाएगा। ठीक है। चुंबकीय धारा क्या हो जाएगा? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का फैराडे हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला हो जाएगा। सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा? टेस्ला। और धारिता का क्या हो जाएगा? फैराडे। बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। ऊष्मा का क्या हो जाएगा? कैलोरी। शक्ति का वाट हो जाएगा। उसी तरह से एक माइक्रोन मीटर बराबर क्या हो जाएगा? एक माइक्रोन, मिली, माइक्रो, नैनो। ठीक है। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? एक माइक्रोन क्या हो जाएगा? 10⁻⁴ हो जाएगा। डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली माइक्रोन। तो माइक्रोन कितना आया? 4 शून्य पर आया। कितना? -4 हो जाएगा। उसी प्रकार के माइक्रो, इसकी माइक्रोन क्या हो गया? तो डेसी सेंटी मिली माइक्रोन। तो माइक्रोन कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है। आगे कहता है कि बोलेगा कि एक माइक्रोन कितना मिलीमीटर के बराबर होता है। तो डेसी सेंटी मिली माइक्रोन, तो ये माइक्रोन 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बराबर होता है। उसी प्रकार से अगर मिलीमीटर बराबर बताएगा तो 10⁻³ मिलीमीटर बताएंगे। ठीक है। कहता है कि कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। एक बैरल में कितना लीटर आता है? एक बैरल में कितना लीटर? 159 लीटर आता है। एक बैरल में कितना लीटर? 159 लीटर आता है। आगे कहता है कि दाब किसका मात्रक है? सही में देखिए, कार्य का ऐसा मात्रक क्या हो गया? जूल हो गया। बल का न्यूटन हो गया। द्रव्यमान के किलो हो गया। और दाब का क्या हो गया? पास्कल हो गया। ठीक है। आगे कहता है प्रकाश वर्ष किसका की इकाई है? दूरी का है। ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी का है। वाट शक्ति का हो गया। नॉटिकल मील दूरी का हो गया। समुद्री मील का दूरी हो गया। और ऊर्जा का क्या हो गया? कैलोरी हो गया। ऊर्जा का क्या हो गया? कैलोरी हो गया। उसी प्रकार से बात करते हैं। आ जाते हैं कहाँ? पारसेक भी दूरी को हो गया। वायुमंडल को दाब मापने के लिए क्या हो गया? बैरोमीटर हो गया। ठीक है। बैरोमीटर हो गया। वर्षा को मापने के लिए वर्षा मापी यानी रेन गेज हो गया। रेन गेज हो गया। ठीक। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर। ठीक है। द्रव्यमान को स्प्रिंग तुला। भार को स्प्रिंग तुला। ठीक है। आगे आ जाइए। अब पढ़ेंगे द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति। इस सबसे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। का पहला क्वेश्चन है कि न्यूटन गति के प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो जड़त्व के नियम से संबंधित है। ठीक है। जड़त्व के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सा भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग। ठीक है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात। तो संवेग बराबर P बराबर क्या होता है? mv। अनुपात क्या हो जाएगा? वेग v। तो v से v कट जाएगा। क्या बचेगा? द्रव्यमान बचेगा। क्या बचेगा? द्रव्यमान बचेगा m। ठीक है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है। किसके कारण झुक जाता है? तो पीछे की ओर झुक जाता है। किसके कारण? तो झुक जाता है जड़त्व के कारण। ठीक है। स्थिरता जड़त्व के कारण। ठीक है। वो स्थिर रहना चाहता है। स्थिर रहना चाहता है। ठीक है ना। कहता है कि पायरोमीटर किस तापमान में प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर किसके लिए किया जाता है? मैनोमीटर। तो गैस के दाब के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब के लिए बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब के लिए बैरोमीटर। ठीक है।
उसके बाद आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर, ठीक है, आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को देखने के लिए सोनार, किसके लिए? सोनार, ठीक है। कहता है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्सीमीटर, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्सीमीटर। कहता है कि पायरे हेलियोमीटर का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन मापने के लिए, ठीक है। पायरे हेलियोमीटर का प्रयोग सूर्य के रेडिएशन विकिरण को मापने के लिए पायरे हेलियोमीटर। दूध को घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सोनार किसके द्वारा उपयोग में किया जाता है? तो नौ संचालक द्वारा, नेवी द्वारा सोनार का उपयोग किया जाता है। भूकंप किस पे मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है, ठीक है। रडार में कौन सा तरंग यूज होता है? तो रेडियो तरंग यूज होता है, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? एमीटर हो जाएगा, ठीक है। आर्द्रता किससे मापा जाएगा? हाइग्रोमीटर से मापा जाएगा। अब दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। और भार किससे मापा जाता है? स्प्रिंग तुला से मापा जाता है भार। वर्षा को कैसे मापा जाता है? रेन गेज से मापा जाता है, रेन गेज से मापा जाता है। वर्षा सेंटीमीटर में मापा जाता है। सोनार कैसा तरंग छोड़ता है? तो परासरब तरंग, ठीक है, ठीक है ना। आगे कहता है कि वायुमंडल में अपेक्षिक आर्द्रता कैसे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। स्टेथोस्कोप किससे मापा जाता है? हृदय की ध्वनि से स्टेथोस्कोप, ठीक है। और स्फिग्नोमैग्नोमीटर कुछ मापता है? तो रक्तचाप मापने के लिए क्या होता है? स्फिग्नोमैग्नोमीटर रक्तचाप के लिए, ठीक है। कैरोटोमीटर से क्या होता है? सोने की शुद्धता किससे मापा जाता है? कैरोटोमीटर से मापा जाता है। लक्स मीटर से क्या मापा जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर से मापा जाता है, ठीक है। भूकंप किस में देखा जाता है? सिस्मोग्राफ पर देखा जाता है। ऊंचाई किससे? अल्टीमीटर से, देखिए ऊंचाई किससे होता है? अल्टीमीटर से, ठीक है। विद्युत धारा एमीटर से, विद्युत धारा क्या होता है? एमीटर से, विद्युत धारा मीटर से। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ध्वनि की तीव्रता ऑडोमीटर से, ऑडियोमीटर, ठीक है। ऑडोमीटर से दूरी मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से। भूकंप सिस्मोग्राफ पर मापा जाता है, ठीक है। 2000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग करना पड़ेगा? तो पूर्ण विकिरण के लिए पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण के लिए क्या? पायरोमीटर। कहता है कि एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? एनीमोमीटर से तो पवन का वेग किस दिशा में जा रहा है, कितना वेग है, एनीमोमीटर। रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्नोमैग्नोमीटर, ठीक है, स्फिग्नोमैग्नोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर से क्या? वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी, ओडोमीटर, मीटर लगा हुआ था। ओंडोमीटर क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए ओंडोमीटर। और ध्वनि तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर, ध्वनि को तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर, ठीक है। कहता है कि वायु को मापने के लिए एनीमोमीटर, विद्युत धारा के लिए एमीटर, और उच्च ताप के लिए पायरोमीटर, और विकिरण के लिए पायरो हेलियोमीटर, ठीक है। उसके बाद आ जाइए समुद्र की गहराई के लिए फायदोमीटर, समुद्र की गहराई के लिए फायदोमीटर। और झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे हम लोग चल रहे थे, यांत्रिकी में पढ़ रहे थे कि यदि किसी घन का आयतन और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में क्या होगी? तो माप की इकाई में क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, ठीक है। उसका सतह कितना होता है? 6 होता है। और उसका आयतन और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या कितना हो जाता है? समान हो जाता है। तो उसका कितना हो जाएगा? लंबाई 6, क्या कि सतह 6 होता है और उसका लंबाई कितना दे रहा है? 6, तो उसका सतह 6, किनारा 8, ठीक है, 8 रहता है किनारा। घन का किनारा कितना होता है? 4, 4 8 और 4 12 किनारा होता है। कोण 8 होता है। कोण कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। कोण 8 होता है और सरफेस कितना होता है? 6 होता है घन का, ठीक है। कहता है कि कोण एक सदिश राशि पहचानने का नियम जिसमें बाल लगा हुआ रहता है और चाल के साथ में दूरी दिखाता है, वो सदिश राशि हो गया, ठीक है। जैसे कि क्या? विस्थापन कैसा राशि है? सदिश राशि है। मतलब कि अगर कोई बोल दिया कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई चल रहा है और बोलेगा कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्व दिशा में चल रहा है, तो हो गया क्या? वो विस्थापन हो गया। नहीं, विस्थापन नहीं, मतलब बोलेगा कि 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में और बोलेगा कि 6 किलोमीटर
कोई भी दिशा में नहीं पता, बोल दिया 6 किलोमीटर, तो दोनों विस्थापन क्या हो गया, तो यानी कि दूरी के समय साथ में दिशा विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन में दूरी भी है और दिशा भी है, तो क्या हो जाएगा, वो हो गया सदिश राशि। बाकी अदिश राशि कौन कौन होगा, जिसमें दूरी नहीं है, सिर्फ वो एक बीमा होगा, सिर्फ दूरी हो गया या फिर दिशा होगा। जैसे कि समय हो गया, चाल हो गया, चाल क्या हो गया, चाल में सिर्फ मात्रक है, कोई दिशा नहीं है। दूरी क्या हो गया, दूरी कोई मात्रक है, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, कोई दिशा नहीं है, ठीक है। समय मात्रक हो गया, 8 बज गया, 10 बज गया, 1 घंटा 2 घंटा, मात्रक है, कोई दिशा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जा करके अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, कहता है कि दाब को मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव में प्रनोद को किससे विभाजित करते हैं, तो क्षेत्रफल से, ठीक है। सूत्र क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो बल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो बल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल गुने बल बराबर क्या होगा, तो दाब गुने क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। दाब को मान प्राप्त करने के लिए आप दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर दाब को आप क्या होता है मान प्राप्त करने, अब प्रनोद को किससे विभाजित करते हैं, तो क्षेत्रफल से। तो दाब बराबर क्या होगा, बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो वही प्रनोद हो जाएगा। तो प्रनोद को किससे विभाजित करते हैं, क्षेत्रफल से, ठीक है। प्रनोद पर लगाया गया लंबवत बल को प्रनोद कहते हैं। प्रनोद बराबर दाब बराबर क्या हो जाएगा, प्रनोद बटा क्षेत्रफल, उसी को बल बटा क्षेत्रफल कहलाते हैं। कहता है कि बल किसका गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है, तो एफ। बल बल क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान यानी कि एम और त्वरण ए। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या होता है, एम ए, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। कोई वस्तु स्पीड से बढ़ता जा रहा है और उसका जितना द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान गुणे उसका त्वरण, ठीक है, उसका क्या निकलेगा, बल निकलेगा, ठीक है, बल निकलेगा। बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। कहता है कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा विद्युत रूप में परिवर्तित होता है, तो विंड पावर में क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। क्या कौन सा ऊर्जा होता है, तो गतिज ऊर्जा। विंड पावर में पवन एनर्जी ऊर्जा में, विंड पावर में गतिज ऊर्जा से क्या निकलता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा होता है, यदि वह गहरी सांस भर लेगा तो तराजू का रीडिंग क्या हो जाएगा, गहरी सांस अगर अंदर ले लेगा तो तराजू का रीडिंग क्या हो जाएगा, तराजू का रीडिंग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तराजू का रीडिंग क्या हो जाएगा, घट जाएगा तराजू का रीडिंग। सांस अगर भर लेते हैं तो तराजू का रीडिंग घट जाएगा, ठीक है। और कहता है सड़क पर चलने के लिए अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, काहे कि घर्षण के कारण हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, ठीक है। आगे कहता है कि अदिश राशि पहचानिए, विस्थापन, वेग और आयतन और बल में अदिश राशि कौन हो जाएगा, अदिश राशि क्या हो जाएगा, आयतन अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। विस्थापन सदिश राशि हो जाएगा, वेग सदिश राशि होगा। वेग मतलब क्या हो गया, तो वेग यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व दिशा में, ये वेग हो गया। बल कितना हो गया, बल क्या हो गया, तो बल हो गया जा करके वो नीचे की ओर लगता है, और बल में गुरुत्वाकर्षण जुड़ता है, यानी कि नीचे दिशा भी है और मान भी है, तो बल क्या हो गया, सदिश राशि हो गया, ठीक है। द्रव्यमान क्या हो गया, द्रव्यमान अदिश राशि हो गया। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, तो ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है, नहीं विनाश किया जाता है, तो ऊर्जा संरक्षण इसको बोला जाता है, ठीक है। आगे कहता है त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है, सदिश राशि पहचानी। तो संवेग कैसा रहती है, सदिश राशि है। ऊर्जा अदिश राशि, दाब अदिश राशि हो जाएगा, दाब अदिश राशि हो जाएगा, और कार्य भी अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। आगे कहता है त्वरण बराबर को जो क्या होता है, ए बराबर भी माइनस यू बटा टी हो जाएगा, क्या त्वरण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या कहता है,
मानव शरीर का भार सबसे अधिक कहाँ होगा? मानव शरीर का भाग ध्रुव पर, सही बात है, ध्रुव पर सबसे अधिकतम हो जाएगा। मानव शरीर का भाग कितना हो जाएगा? ध्रुव पर सबसे अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद को 9.8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 3 सेकंड से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, आगे कहता है कि भार कहता है कि लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? तो उसके लंबाई पर निर्भर करती है। लोलक की काल अवधि, घड़ी का गुरुत्वाकर्षण बारे में बात कर रहा है। गोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? उसके लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सही वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती है और समान समय पर भूमि पर पहुंचती है। किसने ये बताया था? तो गैलीलियो ने बताया था, गैलीली ने बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। उसी के लिए क्या करता है? त्वरण प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया कि सही वस्तुओं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? तो न्यूटन से पहले किसने बता दिया था? तो ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। किसने बता दिया था? ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था, जो भारत के थे। आगे कहता है कि यदि पृथ्वी के द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या हो जाएगा? तो जी का मान क्या हो जाएगा? तो 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, जी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए अब मिलान करने वाला आ गया। रेडियम की खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने किए थे। रेडियम की खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने किए थे। उसके बाद पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे कुछ पर रिसर्च कर रहे थे, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे और कहूँ चले गए थे बैक्टीरिया कहूँ छोड़ के, उस पर बहुत दिनों को छोड़ देने के बाद उसमें फफूंदी लग गया, कवक लग गया और कवक है जो पूरा बैक्टीरिया को खा गया, मार दिया। तो उसी दिन उनको पता चला कि बैक्टीरिया को मारा जा सकता है कवक से, और कवक से उसी प्रकार से एंटीबायोटिक बना पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और इसी प्रकार से जितना भी एंटीबायोटिक आज तक खाते हैं पेनिसिलिन रहता है और कवक से बना हुआ रहता है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने बताया था? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने? न्यूटन ने बताया था। ठीक है, कहता है कि एक व्यक्ति की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा उछल सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ठीक है, आगे कहता है यदि किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह पृथ्वी पर वापस आ जाएगी जब तक 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से नहीं फेंका जाए। क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर कोई वस्तु पृथ्वी से फेंका जाता है तो पृथ्वी में वापस कभी लौट के नहीं आएगा। ठीक है, आगे कहता है कि किसने ग्रह की गति के तीनों नियमों को प्रतिपादन किया था? तो किसने भी किया था? तो केपलर ने किया था। ठीक है, केपलर किए थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है वो वहाँ से सेब कोई अंतरिक्ष से कोई सेब छोड़ाता है प्लेन में बैठे बैठे, तो वह कहाँ जाएगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान हो जाएगा। ठीक है, कहा कि उसमें जड़त्व का काम कर रहा है, गति जड़त्व का काम कर रहा है। ठीक है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि लोलक की कला अवधि
टाइम किस पर निर्भर करता है, तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करेगा, ठीक है। लंबाई बढ़ने से क्या होता है, घड़ी सुस्त हो जाता है। लंबाई छोटा होने पर क्या होता है, घड़ी फास्ट हो जाता है। तो घड़ी सुस्त किस समय में होता है, गर्मियों के दिन में सुस्त हो जाता है, ठीक है। गर्मियों के दिनों क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है, तो इन पर गैस अणु का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, ठीक है। लिफ्ट में बैठा व्यक्ति अपना भार कब अधिक महसूस करेगा, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, तो ऊपर जाएगा तो भार ज़्यादा महसूस होगा, नीचे आएगा तो भार कम महसूस होगा, ठीक है। अगला कहता है पीसा की झुकी हुई मीनार, पीसा की झुकी हुई मीनार, ठीक है। तो कहाँ मीनार है, पीसा, पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों है, क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण कारण उसका सही क्षेत्र से जाता है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो है वो ऊर्ध्वाधर लाइन के तल के अंदर रहती है, तल के अंदर रहती है, ठीक है। और कहता है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकते हैं, कब, शीतकाल के समय में। ठंडा के समय में जो घड़ी है, पेंडुलम घड़ी, वो फास्ट हो जाती है, काहे कि लोलक छोटा हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम जाएगा ना, ठीक है। और कहता है कि एक वस्तु 100 किलो के है, जब वह चंद्रमा पर जाएगा तो उसका कितना हो जाएगा, उसका द्रव्यमान कितना रह जाएगा, 100 किलो रह जाएगा द्रव्यमान। अगर भार की बात करेगा तब घटता, 1/6 होता, ठीक है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, तो उसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा, बढ़ नहीं घटेगा, बढ़ अति भार, भार अपरिवर्तित रहेगा, भार वही रहेगा, ठीक है। यह कहता है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इतना वेग से अगर कोई वस्तु को फेंकते हैं तो पृथ्वी पर वापस लौट के कभी नहीं आएगा, ठीक है। जो द्रव, जो बूंदें वर्षा होकर घुरता है तो उसको संकुचित होकर एक बूंद बन जाता है, उसको कौन कारण से होता है, पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ जाता है किसी कारण, केशिकात्व के कारण होता है, ठीक है। जब किसी झील की तली से उठकर एक बुलबुला ऊपरी सतह तक आ जाएगा तो उसे क्या हो जाएगा, उसका आकार, बुलबुला का आकार बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। एक क्वेश्चन और इसमें आता है, उस बुलबुला में अगर नेगेटिव करंट अगर दिया जाए तो बुलबुला आकार बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, बुलबुला का आकार क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। क्यों, कारण कि वो निगेटिव है, माने कि क्या हो जाएगा, निगेटिव चीज़ है, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो, उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है, वो निगेटिव है। निगेटिव चीज़ अगर मिलेगा तो क्या होगा, विकर्षण होगा, और विकर्षण होने के बाद क्या होगा, बुलबुला फैलेगा, ठीक है। अगला कहता है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों, किसके कारण तैरती रहती है, तो पृष्ठीय तनाव के कारण तैरती रहती है। हवाई जहाज, हवाई जहाज माने कि वायुयान से ऊपर में जब यात्रा करते हैं तो स्याही क्यों निकल जाता है, वायुमंडल के प्रेशर की कमी हो जाता है, ठीक है। और कहता है कि किस नियम में यह कहा गया है कि सतह में किसी भी बिंदु पर बहने वाले द्रव की प्रति इकाई द्रव्यमान में कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा का योग होती है, सब बराबर होता है, यह नियत होता है। किसके पर, कौन कहा है, तो बर्नौली प्रमेय कहता है, तो डेनियल्स बर्नौली का प्रमेय कहलाता है, ठीक है, बर्नौली प्रमेय, ठीक है। और कहता है कि पेट्रोलियम का परिष्करण का उत्पाद क्या है, उप उत्पाद क्या है, कि पेट्रोलियम अगर उत्पादन करते हैं तो उसके उत्पाद में सह उत्पाद क्या निकलता है, पेट्रोलियम के उत्पाद में सह उत्पाद क्या निकलेगा, तो एस्फाल्ट निकलता है, क्या निकलता है, एस्फाल्ट निकलता है, ठीक है। अगला है कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, तो पास्कल का नियम। ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है, तो घनत्व बदलता है, ठीक है। अगर ये किताब 1 किलो है तो इसको हम 10 किलो ले लेंगे तो इसका क्या
अपरिवर्तित रहेगा, तो इसका घनत्व परिवर्तित रहेगा। ठीक है। आगे कहता है कि वर्षा की बिंदु किस कारण से? पृष्ठीय तनाव के कारण से। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भर दिया गया है, इसके जल में भार क्या होगा? भार क्या होगा? शून्य होगा। भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार क्या होगा? शून्य हो जाएगा, कहा कि भारहीन गुब्बारा है। अगला कहता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता है। कौन? उत्क्रम परासरण प्रक्रिया द्वारा क्या निकलता है? यही निकलता है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। देखिए, आपके दूध से मक्खन निकालना किस क्रिया के? अपकेंद्रीय की अभिकेंद्रीय? अपकेंद्रीय। ठीक है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय। ठीक है। गाड़ी सड़क पर मुड़ना अभिकेंद्रीय हो जाएगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? क्योंकि इसका जल क्या होता है? नमकीन होने के कारण इसका घनत्व अधिक होता है। ठीक है। बैरोमीटर का अचानक ऊपर उठना, ठीक है, अब अचानक नीचे गिरना, आए तूफान। आगे कहता है कि बादलों की वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? घनत्व कम होना। ठीक है। तेल का पानी के ऊपर तैरना, तेल का घनत्व कम होना, श्यानता के कारण नहीं। तेल का तनाव पानी से कम है। अच्छा, समझ रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होगा। लेकिन अगर वही पूछे कि कितना डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे कितना डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे क्या होता है? केल्विन में पूछेगा। 277 केल्विन बनना है। साबुन के बुलबुले के अंदर कैसा वायुमंडल दाब कैसा होता है? अधिक होता है कि कम होता है? तो साबुन के बुलबुला में वायुमंडल से दाब अधिक होता है, काहे कि वो बढ़ना चाहता है और बढ़ते बढ़ते फट जाता है आखिरकार। आगे कहता है कि पानी का अपेक्षित घनत्व सबसे ज़्यादा कितना डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। घनत्व के बारे में बोल रहा है। ठीक है। अगर बोलेगा कि सबसे कम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर, अगर बोलेगा कि उसको केल्विन में बताइए तो 277 केल्विन। अगर बोलेगा कि एक सुई पानी में डूब जाता है जबकि लोहे के जहाज पानी में तैरता रहता है, किसी कारण? तो अपेक्षित घनत्व से सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाई गई पानी से अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। ठीक है। इसलिए वो तैरता रहता है। ठीक है ना? डूब जाता है। सुई का जो घनत्व है उसको द्वारा पानी हटाया गए घनत्व के से अधिक होता है, तो सुई अधिक है तो सुई डूब जाएगा। आगे कहता है कि ठीक है, बर्फ जमी झील के अंदर जीवित रहती है, क्यों? क्योंकि झील का तली तो जमा रहता है लेकिन अंदर जम नहीं पाता है। ठीक है ना? लोहे का कील पारा पर तैरते रहता है, क्यों? क्योंकि पारा पर तैरता रहता है क्योंकि पारा के घनत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ऊपर छान लेता है उसको, घनत्व कम है लोहा का। ठीक है। कोई जहाज है जो नदी से चल जाएगा समुद्र में तो उसका क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है? वेग, गति, तरंग दैर्ध्य, अपवर्तनांक क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलता। आवृत्ति क्या कहलाता है? तो ऐसे चलता है प्रकाश। कैसे चलता है? प्रकाश चलता है अनुप्रस्थ में। ठीक है। अनुप्रस्थ कैसे चलता है? ऊपर नीचे अनुप्रस्थ चलता है ऐसे। ठीक है। तो उसको वही आवृत्ति हो गया। ठीक है। तरंग दैर्ध्य हो गया। ठीक है। एक सिंक तथा एक गर्त को मिलाकर क्या बनेगा? एक आवृत्ति हो गया। तो प्रकाश का क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलता है। ठीक है। लेकिन इसका कौन सी बदलता है? इसका वेग बदल जाता है, काहे कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो इसका वेग में कमी आ जाएगा, तरंग दैर्ध्य में कमी आ जाएगा। और अपवर्तनांक है जो
मुड़ेगा, ठीक है। तो सब चीज़ हो जाएगा, लेकिन इसका क्या नहीं बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगा प्रकाश के। प्रकाश एक अनुपस्थित तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब क्या होगा, इसकी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और विलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। सघन से विरल में जा रहा है, ठीक है। और ये कहता है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य मतलब क्या हो गया, जितना बड़ा छलांग लगाना होगा। तरंग दैर्ध्य यहाँ से उठा वहाँ चला गया, तो तरंग दैर्ध्य, तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल का। इसलिए सबसे ज़्यादा दूरी कौन तय करता है, लाल का। अब बैंगनी का क्या होता है, सबसे कम होता है बैंगनी का तरंग दैर्ध्य, ठीक है, ठीक है ना। और कहता है जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा और उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। कहते हैं कि रमन प्रभाव का प्रकाश के उन किरणों के संबंध में जो आर पर जाती है। रमन प्रभाव क्या है, सभी पारदर्शी माध्यम के प्रकाश को आर पर होना रमन प्रभाव कहलाता है। सबसे कम वेवलेंथ, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका है, तो बैंगनी का हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका हो जाएगा, बैंगनी का हो जाएगा। दूरदर्शन में श्रव्य संकेतों को प्रेषण करने के लिए कौन सा तकनीकी अपनाया जाता है, श्रव्य संकेत को प्रेषण करने के लिए क्या, आवृत्ति मॉडुलन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आकाश नीला है किसके कारण हो जाता है, तो देखिए लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। लघु तरंग कौन हो जाएगा, तो लघु तरंग हो जाएगा बैंगनी, नीला, ठीक है। तो ऐसे क्या हो गया, लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन होता है और जिसके कारण क्या होता है, आकाश नीला दिखाई देता है। तो देखिए हीरे में कैसा परिवर्तन होता है, हीरा में पूर्ण आवर्तिक परिवर्तन होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, दर्पण से क्वेश्चन आ गया, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण ऐसा रहता है, प्रकाश ऐसे जा रहा है, अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनाएगा, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, नीचे प्रतिबिंब बनेगा इधर, ठीक है, उधर प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वास्तविक हमेशा उल्टा रहता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर इसमें बोल दिया है कि उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो सीधा और आभासी हमेशा प्रतिबिंब बनाएगा। और उत्तल दर्पण किसके बराबर होता है, उत्तल दर्पण हमेशा बराबर होता है अवतल लेंस के बराबर होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 380 से 780 के बीच में तरंग दैर्ध्य होता है, 380 से 780 के बीच में। सूरज डूबने से पहले 2 मिनट पहले दिखाई देता है, 2 मिनट पहले प्रकाश बाद में होता है, कैसे, अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश 7 अंक से मिलकर बना हुआ होता है। और कहता है कि मानव आँख दृश्य प्रकाश के लिए दृश्य तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही माना जाता है, कितना एंगस्ट्रम पर, 5500 एंगस्ट्रम पर, कितना एंगस्ट्रम पर, 5500 एंगस्ट्रम पर, ठीक है। कार में पीछे के यातायात को दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। त्रिविमीय प्रतिरूपों को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने का तकनीक क्या है, होलोग्राफी कहलाता है, ठीक है। थर्ड डायमेंशन को पुनरावृत्ति तकनीक के लिए क्या किया जाता है, तो होलोग्राफी तकनीकी अपनाया जाता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होता है, नीला में। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस प्रकाश में होता है, तो नीला में, ठीक है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो तरंग और कण दोनों प्रकार की होती है। किस प्रकार के तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। और वो कण कैसा है, फोटोनो तरंग है, ठीक है, फोटोन है, ठीक है। छोटा फोटोन कण से मिलकर बना हुआ है क्या, प्रकाश तरंग, ठीक है। और कहता है खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब क्या होता है, खगोलीय दूरदर्शी से बना क्या होता है, काल्पनिक और बड़ा होता है, ठीक है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होना क्या होता है, तो प्रकीर्णन पूर्ण आंतरिक कलर के बारे में जैसी बात की, प्रकीर्णन मारना है, ठीक है। मुड़ा हुआ उठा हुआ मारना है तो अपवर्तन मारना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसारी विश्व के सैंपल संकल्पना आधारित क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट पर संबंधित है। एक छड़ी तिरछा घुमा नजर आता है किसे, अपवर्तन के कारण, ठीक है।
प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है, इसलिए सीधा चलता हुआ प्रतीत होता है। अगर उसका तरंगदैर्ध्य वही रहता बहुत आगे तो उसका भी प्रकाश ऐसे अनुप्रस्थ जा रहा है उसको दिखाई पड़ता। ठीक है ना। ऐसे प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना हो गया 380 से साढ़े दृश्य प्रकाश 380 से कितना हो गया जाकर के 780 नैनोमीटर हो गया। नैनोमीटर बहुत छोटा प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है। 380 से 780 नैनोमीटर हो जाता है। अगर वही रहता प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 200 मीटर तो दिखाया जाता है कि प्रकाश ऐसे से ऐसे जा रहा है, मुड़ मार के जा रहा है। ठीक है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को यानी कि 2 मीटर लंबे व्यक्ति को देखने के लिए कितना बड़ा दर्पण चाहिए? समतल दर्पण आधा। ठीक है। आगे चलिए। तो अपवर्तन पढ़ लिए। एलईडी का पूर्ण रूप क्या हो गया? लाइट इमिटिंग डायोड हो गया। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण आवर्त में आंतरिक परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए, ऊष्मागतिकी आ गया। क्या आ गया? ऊष्मागतिकी आ गया। देखिए परम शून्य ताप क्या है? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम ताप को क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। न्यूनतम रूप से क्या होता है? परम शून्य ताप कहते हैं। ठीक है। कहता है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई क्या हो जाती है? शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। गर्म करने से विस्तारण क्या होता है? पदार्थ का घनत्व क्या होता है? घटा देता है। 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसके ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन के से अधिक गंभीर होता है क्योंकि वाष्प में गुप्त ऊष्मा क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है। पसीने का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर के ताप को नियंत्रित रखना होता है। ठीक है ना। कहता है कि कौन सा नियम कहता है कि तापमान स्थिर रखने पर गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो वॉयल्स का नियम कहलाता है। वॉयल्स का नियम क्या कहलाता है? अगर टेम्परेचर नियत रहते हैं तो उसका आयतन जो है उसका आयतन उसके दाब के उसका आयतन है जो उसके दाब का क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। उसका आयतन उसके दाब का क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है। मिट्टी के घड़े में इनमें से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो बाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है। ठीक है। फ़ारेनहाइट पैमाना पर भाप बिंदु क्या है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यानी कि कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर है जो जल है जो वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा? तो क्या हो जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगर केल्विन बोलेगा तो 373 डिग्री केल्विन हो जाएगा। ठीक है। सेल्सियस में बोले तो कितना? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है। चलिए आज के लिए नहीं रखते हैं। करंट अफेयर पढ़ाएंगे लगातार ही है।